हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ बच्चों सीखने जा रहे हैं 3D ज्योमेट्री। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री को अगर हम लोग देख लें तो जेईई मेंस के अंदर जो है कम से कम 3 क्वेश्चन बच्चों आते हैं। तो सोच लीजिए 25 सवालों में 3 सवाल, 25 क्वेश्चन में अगर 3 क्वेश्चन किसी टॉपिक से आ रहे तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बच्चों 3D ज्योमेट्री को सीखने के लिए आपको वेक्टर्स आना ही चाहिए। तो वेक्टर्स ऑलरेडी हम लोग फिनिश कर चुके हैं बच्चों, नहीं देखा है तो इट इज़ प्री रिक्विजिट, उसके बगैर आपको 3D ज्योमेट्री नहीं आएगी। तो इसलिए ज़रूर से ज़रूर आप वेक्टर्स ज़रूर देख लें बच्चों। 9 लेक्चर्स हैं उसके अंदर और आप औसम तरीके से चीज़ों को ईजिली बच्चों सीख सकते हैं। तो बच्चों अगर आपने अभी तक आशीष वाजपेयी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। प्राइवेट ट्यूटोरियल से ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए बच्चों, और भी औसम कोर्सेज आप वहाँ पर आपको मिलेंगे विच आर गोइंग टू हेल्प यू लॉट। एंड देखिए बच्चों, हम लोग अब 33rd चैप्टर में पहुँच चुके हैं। तो इट इज़ लाइक द फैग एंड ऑफ द कोर्स नाउ, आप बिल्कुल एंड पे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग एंड वी विल मूव थ्रू 3D ज्योमेट्री। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब 3D ज्योमेट्री सीखने जा रहे हैं। तो 2D ज्योमेट्री ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, 2D ज्योमेट्री आप ऑलरेडी सीख चुके हैं एंड नाउ इट्स टर्न ऑफ 3D ज्योमेट्री। तो 3D में कुछ नहीं होता बच्चों। 2D में अगर आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स देख रहे थे तो 3D में आप क्या देखोगे, एक और कोऑर्डिनेट ले आओगे, दैट इज जेड। तो x, y, z। तो अभी तक हम लोग केवल 2 ही एक्सिस के बारे में बात करते थे, दैट इज x एक्सिस और y एक्सिस बच्चों। ठीक है, पहले हम लोग केवल यही 2 एक्सिस के बारे में बात करते थे, इसीलिए किसी भी कोऑर्डिनेट को x, y की तरीके से लिखते थे। लेकिन इस समय बच्चों ये ऐसे हो गया, आपके पास एक तीसरा डायरेक्शन भी आ चुका है जो कि रियलिटी है, जो कि आप अपने अगल बगल हमेशा ही देखते हैं, दैट इज़ यू ऑलवेज सी अ 3 डायमेंशनल थिंग। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए, दिस इज समथिंग विच यू ऑलरेडी नो। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपके पास ये एक्स एक्सिस है, या आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड। आपके लिए आपकी तरफ आना चाहिए, अगर आप जिधर से देख रहे हैं तो आपको एक्स, वाई और जेड, ठीक है, और मेरे हिसाब से जेड शुड कम टूवर्ड्स मी, तो आपकी तरफ जो है जेड शुड कम। ठीक है, तो जेड आपकी तरफ आना चाहिए। तो ये राइट हैंडेड सिस्टम होता है एंड यू नो व्हाट डज दैट मीन, राइट हैंडेड सिस्टम, व्हाट दैट मीन्स कि जो आपने पिछले ही लेक्चर में देखा कि ट्रिपल प्रोडक्ट इफ इट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव वी से दीज वेक्टर्स आर into right handed system guys। तो x y z बेसिकली दे आर राइट हैंडेड सिस्टम। तो अब देखिए कि यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है बच्चों कि यहाँ पर अगर आप कोई पॉइंट प्लेन में लेते हैं तो उस पॉइंट को लिया जाएगा, ठीक है, ये तो ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स यू मस्ट बी नोइंग कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तो 0, 0, 0 है। ठीक है, लेकिन कोई P पॉइंट अगर हम लोग x, y, z में लेते हैं तो दैट विल बी रिटन एज xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। अगर वेक्टर के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे इसे तो जो पोजीशन वेक्टर P है यानी कि OP वेक्टर, दैट विल बी रिटन एज xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। लेकिन अगर हम कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में केवल आई जे के लगा के ऐसे ऐड कर दो तो वो वेक्टर हो जाता है बच्चों, और ऐसे कॉमा 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 लगा दो तो वो कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं। दैट्स इट, दिस इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, आप कोऑर्डिनेट्स से वेक्टर्स में जाते हो तो जस्ट आई जे के लगा दीजिए, कॉमा कॉमा हटाइए बच्चों एंड यू गेट द पॉइंट्स। तो पॉइंट्स पोजीशन वेक्टर है अगर तो आई जे के टर्म्स में लिख सकते हो, वेक्टर के टर्म्स में, एंड इफ यू वांट टू राइट इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स यू आर फ्री टू चूज दैट, बट द वेक्टर्स मेक द थिंग्स वेरी वेरी इजी। वेक्टर्स बहुत आसान चीज़ों को करने वाले हैं बच्चों। तो अब देखिए अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, सोचिए अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसको आपको अज्यूम करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, x 0, 0, 0। ठीक है, y पे अगर कोई कोऑर्डिनेट है तो उसको क्या लिखेंगे आप, 0, y 0। तो इसी तरीके से z एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट हम लोग जनरल ले रहे हैं तो उसे क्या लिखेंगे, 0, 0, z। तो x पे है x, 0, 0, y पे क्या है 0, y, 0, और z पे क्या है बोलो बच्चों, 0, 0, z। वेरी इजी बोलिए। अब मान लीजिए कोई पॉइंट P है जिसका अभी मैंने कोऑर्डिनेट्स आपको बताए x, y, z है, कोई पॉइंट P है प्लेन के अंदर।
आपके इस 3D स्पेस के अंदर कोई पॉइंट हम लोगों ने डिफाइन किया है विच इज़ x, y, z। अगर हम उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना चाहते हैं तो मान लीजिए पॉइंट कहीं, डोंट थिंक दिस पॉइंट इज इन प्लेन ऑफ x, y, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं आपको सोचना है। तो x, y, z बच्चों ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या है, P पॉइंट जो है दैट इज x, y, z। अगर हम चाहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सब करना पड़ता है आपको, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों आपको निकालना है जो है x एक्सिस के साथ। तो बताइए क्या होगा, तो भाई डिस्टेंस कैसे निकालते थे, डिस्टेंस टेल मी, डिस्टेंस कैसे निकालते थे बच्चों। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट होता था। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि आप अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, y, z से फ्रॉम x एक्सिस निकालना चाहते हो तो एक चीज़ ध्यान रखें कि जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, तो ये x माइनस एक्स का होल स्क्वायर, y माइनस जीरो का होल स्क्वायर, z माइनस जीरो का होल स्क्वायर, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ लिखिए आप, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, तो अंडर रूट, देखिए आप, तो जैसे आप x एक्सिस से निकाल रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। क्यों, क्योंकि x माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस z माइनस जीरो का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो वो रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा। तो सिमिलरली अगर आपसे कोई कहता है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस, तो बताइए क्या आएगा, और सिमेट्री आप यूज़ करते जाएंगे और आप बताएंगे कि भाई देखो जब x एक्सिस से ले रहे थे तो y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ रहा था, जब y एक्सिस से लेंगे तो ऑब्वियसली इट शुड बी कमिंग एज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो सिमिलर गोज फॉर बच्चों की डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P अगर हम लोग z एक्सिस से ले लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम z एक्सिस अगर हम लोग ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, इन दैट सिचुएशन दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बातें आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रहनी चाहिए कि निकाल कैसे रहे और क्यों कर रहे हैं ऐसा, ठीक है, क्लियर है। तो अब एक सवाल कर ले इसी के ऊपर, एक सिंपल सा क्वेश्चन, सो दैट यू गेट द फील एंड द हैंग ऑफ दिस। तो पॉइंट P अपने को मान लीजिए कोऑर्डिनेट दे रखा है बच्चों -1, -2, -3। फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस, फ्रॉम x एक्सिस कॉमा y एक्सिस, फ्रॉम y एक्सिस z एक्सिस एंड ओरिजिन, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस निकालना है, y एक्सिस निकालना है, z एक्सिस निकालना है एंड ओरिजिन निकालना है बच्चों। तो अब आपका ये देखिए ये x कोऑर्डिनेट है, तो अब हम लोग जो भी सीखे हैं बस कमाल कर देंगे बच्चों। अब जो सीखे हम लोग उस पर कमाल कर देंगे कि नहीं, बोलो। तो सोल्यूशन नंबर 1, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, तो मैं dp ऐसे लिख दूँ, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस, फ्रॉम x एक्सिस इज इक्वल टू, बोलिए अंडर रूट y स्क्वायर फ्रॉम जेड स्क्वायर, तो यानी कि -2 का होल स्क्वायर दोस्तों और प्लस -3 का होल स्क्वायर, तो 9 और 4 कितना हो गया, मैं इधर ही लिख दूँ, √13 है दोस्तों, क्लियर है। तो जब अगर हम लोग डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस निकालेंगे तो बोलिए कितना आएगा, y एक्सिस से अगर हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, तो y में x और z लेना है तो वो 1 स्क्वायर और -3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे -1 है तो -3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बोलिए, 9 + 1 √10 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका डिस्टेंस फ्रॉम, जब आप z एक्सिस करेंगे बच्चों
तो जेड एक्सिस में आप जेड को नहीं लेंगे और एक्स और वाई को ले लेंगे, तो -1 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा बोलो, √5। तो समझ में आ रही बात आपको। और जब आपसे कहा जाए कि ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो यार, तो ओरिजिन तो 0,0,0 होता है, तो बहुत ही आसान है, √x² + y² + z² हो जाएगा उस केस में। तो -1 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, तो 9, 4, 13 और एक √14 आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए, √14 आपका आंसर आ जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस विल बी गिवन एज √13, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस इज गिवन एज √10 एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम z एक्सिस विल बी गिवन एज that is given from what? That is given from z axis. Why are you not writing the z axis, guys, here? So this is z axis and distance of point P from origin, so that is coming out to be √14। तो ये समझ में आ गया भाई, कर लोगे इस तरीके का, ठीक है। अब कुछ सपोजिशंस होते हैं, मतलब कि किस तरीके से हमें कभी कभी पॉइंट्स दिए रहेंगे बच्चों क्वेश्चंस में कि ये पॉइंट इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, तो उसको अपने को क्या मानना है। वाई एक्सिस पे अगर पॉइंट दिया तो उसको क्या मानना है, जेड एक्सिस पे कोई पॉइंट दिया तो उसको क्या मानना है, एक्स वाई प्लेन पे कोई एक्सिस पॉइंट दिया तो उसको क्या मानना है। तो ये कुछ बातें हैं जो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, तो कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे बात हो रही है, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, देन वी विल बी टेकिंग एज उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x00 मानेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे आप देखिए कि बनाया भी है कि अगर आप एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट ले रहे हैं तो आप उसको क्या लोगे, x00। और बस अगर आप इसे वेक्टर लिखना हो बच्चों, अगर पोजीशन वेक्टर लिखना हो विद रेफरेंस टू ओरिजिन, तो xi + 0j + 0k हो जाएगा। तो एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब देखिए एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, इसी तरीके से सिमिलरली एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस में बोल रहा हूँ कि आप अगर साथ में पढ़ते रहे ना, तो आपके 3 क्वेश्चन तो पक्का करेक्ट ही हो जाएंगे बच्चों, ये बात समझ लीजिए आप। और जे एडवांस के क्वेश्चन भी करेक्ट होंगे, मैं बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है। कुछ होता ही नहीं, इतना सरल है ना ये सब। आपने देखा वेक्टर कितना आसान था। एनी पॉइंट ऑन जेड एक्सिस 0, 0, जेड, एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस 0, वाई 0, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस x 0, 0। ना तो कैलकुलेशन होती है, सबसे अच्छी बात, आने वाले सभी चैप्टर में कोई कैलकुलेशन नहीं है। प्रोबेबिलिटी आ रहा है, क्या कैलकुलेशन है, बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, क्या कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। बाकी सब चैप्टर में तो आपको कुछ ना कुछ कैलकुलेट भी करना पड़ता है। ये कुछ ऐसे महान चैप्टर है कि एकदम सटासट आंसर देते हैं, अगर आता है, नहीं आता तो कोई बात ही नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन है ना, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन गाइस। अब हम लोग बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन। अगर मेरे को कोई कहता है कि आप एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन बता दें, तो एक बात आप देखिए कि पूरे एक्स वाई प्लेन में, ध्यान से सुनिएगा, पूरे एक्स वाई प्लेन में ऐसी कौन सी चीज है जो फिक्स है। अब जैसे मैं कोई भी पॉइंट अगर एक्स वाई प्लेन में लेता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, xi + yj। तो समथिंग दैट इज मिसिंग इज जेड। तो जेड हमेशा ही 0 है गाइस। तो वो एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो हर पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन पे रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन जो होता है वो हम लोग लेते हैं z = 0, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपसे कोई कहता है कि इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन गाइस, तो बताइए क्या 0 होगा इस बार, जो नहीं है वही तो 0 होगा, तो x 0 होगा। तो इक्वेशन ऑफ कोई कहता है कि एक्स जेड प्लेन बता दो, इक्वेशन ऑफ कोई कहता है कि एक्स जेड प्लेन बता दो, तो जो नहीं है वही तो 0 होगा। तो कौन नहीं है, कौन नहीं है बोलिए, y नहीं है, तो y = 0 होगा। तो अब यहाँ से कुछ बहुत मज़ेदार बातों का हम लोग आपको अनावरण करते हैं कि जैसे मान लीजिए जब हम 1 डायमेंशन में बात करते हैं बच्चों, तो जब हम 1 डायमेंशन में बात करते हैं तो जैसे कोई पॉइंट हम लोग लेते हैं तो दैट इज़ रिटन एज x, है ना, x, 0, एक्स एक्सिस पे हमने कोई पॉइंट लिया तो x, 0। तो दिस इज़ 1 डायमेंशन एंड वी कैन से कि अगर हम इस पे बात करते हैं तो x, 0, ठीक है, एक्स एक्सिस पे x, 0, ठीक है। अब y = 0, y = 0 अगर हम लोग लिखते हैं
तो वो किसकी इक्वेशन होती है, एक्स एक्सिस की होती है। देखो वो किसकी इक्वेशन होती है, एक्स एक्सिस की होती है कि नहीं, क्योंकि पूरी एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। लेकिन जब प्लेन के बारे में बात करते हैं तो देखिए y बराबर 0 क्या हो गया, पूरा एक्स जेड प्लेन हो गया बच्चों, ये पूरा एक्स जेड प्लेन हो गया। क्योंकि अब देखिए आप पूरा प्लेन बना लीजिए और ये पूरा मान लीजिए मैं एक्स जेड की डायरेक्शन ले रहा हूँ ऐसे, तो ये अगर मैं पूरा एक्स जेड प्लेन बना रहा हूँ प्यारे बच्चों, ऐसे मान लीजिए मैं पूरा प्लेन बना रहा हूँ, तो अब आप जो है क्या है, अब आपका y जो है वो हमेशा ही 0 रहेगा, क्योंकि आप 3 डायमेंशन में ना तो ऊपर जा रहे हो इस प्लेन के, जब आप ऊपर जाओगे तो y पॉजिटिव होगा और आप नीचे जाओगे तो y कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो समझ में आया, ये जो प्लेन है ना, यहाँ पे y हमेशा 0 है, ठीक है। इसलिए अब प्लेन की इक्वेशन जब आप लिखोगे, एक्स जेड प्लेन की इक्वेशन लिखोगे तो आप y बराबर 0 लिखोगे। लेकिन जब आप लाइन के बारे में बात कर रहे होगे ना भाई, जब आप लाइन के बारे में बात कर रहे होगे तो वो एक्स एक्सिस देगा, क्योंकि उस लाइन में हमेशा y इज इक्वल टू 0। तो क्लियर है पॉइंट, आपको समझ में आया कि y बराबर 0 आज तक एक्स एक्सिस होता था जब वी वर टॉकिंग अबाउट द 2 डायमेंशन थिंग। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट गाइज, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 3 डायमेंशन, then that gives you the plane y बराबर 0 is going to give you the equation of x z plane। सोचिए हम पॉइंट के बारे में बात करें तो y 0 बोल दिया तो इसका मतलब द पॉइंट इज ऑन जस्ट y कोऑर्डिनेट नहीं है उसका। अगर 1 डायमेंशन बोलें तो बस y 0 का मतलब क्या हुआ कि इसमें y का कोऑर्डिनेट नहीं है, y है ही नहीं। लेकिन जैसे y बराबर 0 बोल देते तो पूरी एक्स एक्सिस आ जाती व्हेन वी टॉक अबाउट 2 डायमेंशन, और जब हम लोग y बराबर 0 बोलते हैं तो दैट मीन्स पूरा एक्स जेड प्लेन आ सकता है। तो आप ये केवल मैं y बराबर 0 से नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ये इन जनरल z बराबर 0 और x बराबर 0 पे भी ये थिंकिंग लगा सकते हैं। बोलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब क्या हो गया, मान लीजिए किसी पॉइंट को आपको अज्यूम करना हो एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, तो जो जो बेसिक चीज़ें लगेंगी तो वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन, सो इफ़ यू वांट टू टेक एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन, अगर आप कोई पॉइंट को एक्स वाई प्लेन पे लेना चाहते बच्चों तो आप किस तरीके से उस पॉइंट को लेंगे, एंड दैट पॉइंट विल बी रिटन एज एक्स कॉमा वाई कॉमा 0। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे एनी पॉइंट ऑन एक्स जेड प्लेन, अगर हम लोग एनी पॉइंट ऑन एक्स जेड प्लेन ले रहे हैं तो क्या पॉइंट हम लोग अज्यूम करेंगे, तो तब हम एक्स 0 जेड ले लेंगे गाइस। इसी तरीके से एनी पॉइंट ऑन वाई जेड प्लेन जब हम लोग लेंगे तो फिर क्या बोलेंगे बताइए जल्दी से, तो हम 0 y z ले लेंगे। बोलो, तो एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन विल बी रिटन एज x कॉमा वाई कॉमा 0, एनी पॉइंट ऑन एक्स जेड प्लेन विल बी रिटन एज x कॉमा 0 कॉमा z, एनी पॉइंट ऑन वाई जेड प्लेन विल बी रिटन एज 0 कॉमा वाई कॉमा z। तो एक्स वाई में x के कोऑर्डिनेट, एक्स जेड में एक्स जेड के कोऑर्डिनेट, और वाई जेड प्लेन है तो वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स। वेरी गुड। अब देखिए क्या होता है कि ये जो पूरा अभी तक आप क्या करते थे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब बनाते थे दोस्तों, 2 डायमेंशन की बात मैं अगर कर दूं यहाँ आज, आपको अच्छा तो नहीं लगेगा 2 डायमेंशन, क्योंकि ऑलरेडी आप सोच रहे हो कि आप 3 डायमेंशन पढ़ने के लिए आए हैं यहाँ, और 2 डायमेंशन की बात मैं कर रहा हूँ। तो वहाँ क्या होता था कि हम 4 क्वाड्रेंट में बच्चों चीज़ों को डिवाइड करते थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। आज आप अगर इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं बच्चों हमारे साथ, तो इसका मतलब सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके होंगे। तो वहाँ पे कॉर्नर के जो पॉइंट होते थे, वहाँ पे जो कॉर्नर का पॉइंट होता था, तो किसी रूम में तो आप बैठे होंगे, तो ये कॉर्नर का पॉइंट देखें तो हम बोलते थे वो कॉर्नर का पॉइंट कितने रूम में शेयर होता है। हम बोलते थे कि वो कॉर्नर का पॉइंट कितने रूम में शेयर होता था, तो आप बोलते थे कि 8 में, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, आप बोलते थे बच्चों, मैं नहीं, आप बोलते थे। तो उसी तरीके से जब 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो आप अपने रूम पे बैठिए बच्चों, और जो सबसे ऊपर वाला, इस साइड वाला है ना, जिस भी रूम में बैठे हैं तो इधर का कोना देखिए, इधर का कोना देखिए, उस कोने को आप ओरिजिन मान लीजिए।
उस कोने को ओरिजिन मान लीजिए। क्लियर है? क्योंकि क्वाड्रेंट्स आप सीख चुके हो और आज मेरा मन कर रहा है आपको ऑक्टेंट्स सिखाने का। ऑक्टेंट्स 8 रूम होते हैं ना, तो उन 8 रूम्स के बारे में आपको बताने का। ठीक है, तो अब आप क्लियरली इस बात को समझिएगा कि क्या हम कहना चाह रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब आप वहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट, तो इस पॉइंट पे आप देखिए, एक तो इधर की तरफ आप देखिए कि एक्स एक्सिस जा रही होगी और निगेटिव वाली एक्स एक्सिस को मैं एक्स डैश से बोल दूंगा। ठीक है, अब ऊपर आप ऐसे जाएंगे, ऊपर, दिस इज वाई एक्सिस। आप जिस रूम में बैठे हैं ना, आप जिस रूम में बैठे हैं वो इधर है, नीचे वाई एक्सिस है, वाई डैश वाली। क्योंकि हमने कहा कि अपने कोने में आप ओरिजिन को देखिए, अपने कोने वाले पॉइंट को आप ओरिजिन, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको समझ लीजिए आप। ये एक्स है और ये वाई डैश, निगेटिव मतलब वाई डैश, पॉजिटिव तो वाई। तो ये देखिए आप, और जेड मतलब एक्स एक्सिस, यहाँ पे जेड एक्सिस का मतलब है कि यू निकल के आ रहा है आपका ये। ठीक है, तो अब मैं आपका रूम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो ये जेड, ये जेड है, जेड, ये जेड एक्सिस है, इधर जा रहा है। तो ये एक रूम है, देखिए ये एक रूम है। अब देखिए एक रूम आपका जेड डैश ऐसे पीछे की तरफ भी होगा, होगा कि नहीं, इसके पीछे इधर। तो ये फर्स्ट रूम है आपका, ये सेकेंड रूम आपके सामने वाला। आप यहाँ अगर बैठे तो इस कोने को देखने को मैंने बोला था। तो इधर एक बाजू में ऐसे, इधर बाजू में ऐसे। ठीक है, ये फर्स्ट रूम, ये सेकेंड रूम, ये थर्ड रूम दोस्तों। और ये देखिए आपकी मंजिल में ये चौथा रूम है पीछे। ठीक है, 4। अब इसी के ऊपर भी बच्चों 4 रूम बनेंगे, सोचिए, इसी के ऊपर भी 4 रूम बनेंगे ऐसे, ये। ठीक है, थोड़ा गंदा हो रहा है पर यू शुड अंडरस्टैंड कि हाँ ऊपर भी बनना चाहिए, इधर भी, इसके ऊपर भी बनना चाहिए ऐसे, है ना। कुछ तो समझ में आ ही गया होगा कि हाँ ऐसे। ठीक है, ये 7वां और ये ऊपर, यानी आप और आपके ऊपर 2 रूम, सामने और सामने के ऊपर 2 रूम, 4 इधर इस साइड में आपके 1 रूम। ठीक है, और एक उसके ऊपर, एक उसके सामने और उसके ऊपर। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो ओरिजिन पॉइंट है, ये 8 रूम को शेयर करता है बच्चों, 8 रूम के कॉर्नर्स को ये शेयर करता है। तो ये 8 जो रूम्स हैं यही ऑक्टेंट्स कहलाते हैं। ये जो 8 रूम्स हैं यही क्या कहलाते हैं, ऑक्टेंट्स। ठीक है, कुछ आइडिया लगा आपको, कुछ आइडिया लगा, बोलो कुछ आइडिया लगा, कुछ समझ में आया? थोड़ा रब कर दूँ इसको, है? तो अब आपका इमेजिनेशन, अब अगर आपने सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा लेक्चर्स, तो मैंने वहाँ पे काफ़ी इमेजिन करवाया इस चीज़ों को आपको, तो फील आ जाता है आपको कि हाँ सही बात है। तो पहले आपको ये क्लैरिटी अब मिल चुकी दोस्तों, है ना, ये क्लैरिटी आपको मिल चुकी है। अब इन ऑक्टेंट्स में किसका क्या जो है पॉजिटिव, कौन सी एक्सिस होगी, कौन सी नहीं होगी। जैसे कि हम लोग बोलते थे भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स जो है आपका निगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों निगेटिव होते हैं और फोर्थ में जो है एक्स तो पॉजिटिव होता है पर वाई निगेटिव होता है। ये पढ़ा आपने। तो यहाँ पर देखिए, अब थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा दोस्तों। तो x ये y है, तो ऊपर वाले को y को पॉजिटिव और नीचे हम लोग डैश जिसको कर रहे हैं वो y निगेटिव है। ठीक है, वो क्या है, y निगेटिव है। फिर इधर x पॉजिटिव और इधर वाला x डैश
निगेटिव। तो ये नहीं, जहाँ जहाँ एक्स डैश आएगा वाई डैश आएगा, जिनको मतलब जिस भी आपको ऑप्टेंड बनाने में इन एक्सिस का यूज़ करना पड़ेगा तो वो आपके लिए निगेटिव होंगे। ये जेड है और इस साइड जो है जेड डैश है। क्लियर है? तो 8 ऑक्टेंट हैं, 8 ऑक्टेंट। कितने ऑक्टेंट हैं? 8 रूम्स आर नोन एज 8 ऑक्टेंट्स। क्लियर है? तो अब जो भी आपका एक्स वाई जेड से बन रहा है, अब मैं बताता हूँ कौन सा है वो। आप जहाँ बैठे हो उसके जस्ट ऊपर वाला, उसमें देखिए एक एक्सिस ऐसे और ऊपर वाले रूम में यू वाई है और जेड इधर सामने की तरफ जेड आ रहा है। तो वो जो आपका रूम है ना जहाँ बैठे हो उसके जस्ट ऊपर वाला जो रूम है उसका एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव है। उसका एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव है। तो प्लस 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 हम लोग लिखें। आप जिस रूम में हो, आप नीचे हो, उस ओरिजिन से आप नीचे हो, है ना, आप नीचे हो तो आपका y निगेटिव है। लेकिन आपका राइट साइड में हो ओरिजिन के, आप राइट साइड में हो ओरिजिन के इसलिए पॉजिटिव। लेकिन आप नीचे हो ओरिजिन के तो माइनस। लेकिन आप सामने की तरफ हो ओरिजिन से इसलिए पॉजिटिव, क्योंकि जेड एक्सिस देखिए सामने की तरफ आपकी तरफ निकल के आता है। तो आपका रूम का जो है ना वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसे लिखना होगा अगर मुझे ऑक्टेंट के टर्म्स में तो एक्स वाई डैश और जेड में लिखूंगा। तो इस तरीके से डिफाइन होगा। मान लीजिए किसी ने कहा कि मेरे ऑक्टेंट में एक्स डैश वाई डैश जेड है, तो अब आपको सोचना है कि एक्स डैश वाई जेड, तो एक्स डैश मतलब लेफ्ट में, वाई डैश मतलब नीचे और जेड मतलब आपके लेफ्ट वाला जो रूम है उसके बारे में बात हो रही। तो वहाँ पे जो कोऑर्डिनेट यूज़ किया जाएगा उसके अंदर एक्स डैश है तो निगेटिव, वाई डैश है तो निगेटिव और जेड है तो पॉजिटिव। तो इस तरीके से आपके पास 8 ऑक्टेंट्स आप लिख सकते हैं अलग अलग। तो समझ गए बात कि नहीं? समझ गए? अब 8 लिख सकते हैं आप। एक होगा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, वो कौन है आखिर? एक्स डैश, तो वो आपके जो डायगनली जस्ट अपोजिट वाला है, आपके जस्ट डायगनली अपोजिट वाला, मतलब आपके लेफ्ट वाले के सामने वाला जो रूम है ना वो है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। क्लियर? तो ये सब चीज़ें आपको समझने में हेल्प करता है। तो अब तो जो भी 2D के फॉर्मूले थे ना बच्चों, जो भी आपके 2D के फॉर्मूले थे मैक्सिमम वो फॉर्मूले आपके यहाँ लगेंगे। ठीक है? अब जैसे बोल रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आपको निकालना है, तो एक पॉइंट है आपका x1, y1, z1 और दूसरा पॉइंट है मान लीजिए Q आपका, तो x2, y2, z2। ठीक है? ये पॉइंट, ये x1, y1, z1 और Q वाला है x2, y2, z2। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है PQ, अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है PQ तो हम लोग क्या करते थे? जब तक z नहीं था तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर दोस्तों, और फिर z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये PQ हो गया, PQ का डिस्टेंस होगा। ठीक है? निकाल लोगे। अब आप चाहो तो PQ वेक्टर भी लिख सकते हो और फिर उसका मॉडुलस भी निकालोगे तब भी आपको डिस्टेंस ही मिलेगा, बिकॉज मैग्नीट्यूड। तो 2 पॉइंट दिए हैं तो आप इनके बीच में एक वेक्टर लिख सकते हो, इनके कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप। जैसे मान लीजिए मैंने कहा QP वेक्टर, तो क्या आएगा? x1 माइनस x2 I प्लस y1 माइनस y2 j प्लस z1 माइनस z2 k। तो ये QP वेक्टर हो गया। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड लेना तो आपको पता है I J K के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनका स्क्वायर करके अंडर रूट लिया जाता है। अब चाहे आप QP का मैग्नीट्यूड बोलें चाहे PQ का मैग्नीट्यूड होगा, तो मैं सेम ही लिखना चाहता तो दैट्स वाई आप चेंज इट। बाकी कोई यहाँ नहीं कि आपको ऐसा ना लगे कि दोनों अलग हैं। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस, तो ये वेक्टर से कर लिया हम लोगों ने और ये अपने डिस्टेंस फार्मूले से कर लिया कि 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तो वेक्टर भी फाइंड आउट करके उसका मैग्नीट्यूड फिगर
आउट करोगे तो आपको डिस्टेंस 2 पॉइंट्स के बीच में मिल जाएगा। क्लियर है? फिर आपको किताबों वगैरह में, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, है ना, तो जैसे आरडी वगैरह की किताब में आपको फिर कुछ इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, डिस्टेंस निकालो, ये करो, तो 2-3 भी कर लोगे ना तो काम चल जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि बैठ के पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो उसको, ठीक है। यू शुड हैव कि बेटर क्वेश्चंस उसके कर लीजिए, फील आ जाए। ओके, अब उसी में अपनी ज़िंदगी निकाल दो तो बेकार है ना। अच्छे क्वेश्चंस में ज़िंदगी निकालो, क्या आप जो चीज़ कर सकते हो उसको करके क्या मिलेगा? समझे बात को कि नहीं? तो अब पूछ रहे हैं हमसे कि ये पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं। तो जैसे पता नहीं आपको कोलिनियर वाले आते हो कि ना आते हो, तो आपको क्या करना भाई, आप ए बी निकाल लो पहले, ए बी का डिस्टेंस निकाल लो, फिर बी सी का डिस्टेंस निकालो, फिर ए सी का डिस्टेंस देख लो। अगर सम 2 का सम इज इक्वल टू थर्ड का तो हो गया ना भाई कोलिनियर, ठीक है। तो ए बी का डिस्टेंस है कि 4 - 0 का होल स्क्वायर दोस्तों, 5 माइनस ऑफ -11 यानी कि 16 का स्क्वायर है, -5 - 3 मतलब 8 का होल स्क्वायर। तो ये अंडर रूट निकाल लीजिए आप। तो 16 का स्क्वायर 256, 256 + 64 + 16, ठीक है। तो 336 आएगा, और ये 4 से हो रहा है ना, तो बाहर निकाल लो भैया 4 को। तो 2 टाइम्स 4 से डिवाइड कर लोगे, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 84, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ रूट 84 ये आ गया आपका भाई, ट्वाइस ऑफ रूट 84, 4 2 जा 8, 4 2 1 अभी भी आ जाएगा भाई। 4 टाइम्स रूट 21, ठीक है। तो दिस इज 4 टाइम्स रूट 21। थोड़ा छोटा लिख दूँ मैं इसको, तो रूट 336 आया था क्यों, और यही सॉल्व करके अपना 4√21 आया। दिस इज 4√21। तो ये हम लोगों ने ए बी निकाल लिया। इसी तरीके से आप बी सी निकाल लीजिए। तो जब बी सी निकालने जाएंगे तो क्या होगा बोलिए, 2 - 0 का होल स्क्वायर दैट इज़ 4, -3 + 11 कितना हो गया 8 64, और -1 - 3 इज़ 4 तो 16, तो ये कितना हो गया 84 हो गया भाई। तो √84 तो 2√21, ठीक है। अब ए सी देखिए, ए सी, ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए सी बचा है, ए सी भी चला के देख लो आप। तो 4 - 2 का होल स्क्वायर इज़ 4, 5 - 3 इज़ 8 यानी कि 64, वेल डन, इतना तो सेम ही आ रहा है। -5 माइनस ऑफ -1 इज 16, oh my god, this is coming out to be same, so this is coming as 2√21. so you can see कि BC plus AC, BC plus AC is equal to AB, ठीक है। या मैं ऐसे लिख दूँ तो और बढ़िया लगेगा, AC plus CB, अगर वेक्टर जैसा लिखूँ तो AB आ रहा है, तो C पॉइंट इज लाइंग इन बिटवीन, तो AC plus CB अगर AB आ रहा है बच्चों ना, तो ये A है, ये C है और ये B है, तो ये कोलिनियर हो गए ना भाई, AC CB। तो इसकी देखिए 2√21 है AC, AC इज वॉट 2√21, CB इज 2√21, दोनों जोड़ दो 4√21 विच इज कमिंग आउट टू बी AB। तो what we can say, yes these points are collinear, so what we can say, yes these points are collinear। तो मज़ा आई भाई, कर लिया आपने इस तरीके के क्वेश्चन। तो 1-2 आप ऐसे क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है, कि हाँ भाई कोलिनियर का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे आप। अब जैसे क्वेश्चन है भाई कि ये पॉइंट्स है, फाइंड द टाइप ऑफ ट्रायंगल, -1, -2, -1, B -2, 1, 0, and C 0, 1, 2, and then the question is find the type of triangle। आपको बताना है कि किस टाइप का ट्रायंगल है, फाइंड द टाइप ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, फाइंड द टाइप ऑफ ट्रायंगल, किस टाइप का ट्रायंगल है। तो पहले तो हमें देखना है कि क्या ये सच में ट्रायंगल है भी।
ए बी पता करो, बी सी पता करो, ए सी पता करो। ठीक है, क्या पता करो, ए बी पता करो, ए सी पता करो और वो पता करो। तो ए बी पता करो भाई, तो -1 -2 कितना हो गया 1, दोनों के बीच का अंतर 1 है। 2 - 1 भी 1 है, 1 - 1 भी 1 है। तो ए बी की वैल्यू √3 है। निकाल पाते हो ना इतनी जल्दी आप। ए सी तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ दोस्तों, -1 - 0 1 है अंडर रूट के अंदर, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 - 1 भी 1 है और 1 - 2 ये लो, ये भी √3 भाई दोस्तों, दिस इज ऑल्सो √3। अब एक बचता है ए बी तो हो गया, ए सी भी हो गया, कौन बचा बी सी। तो बी सी को देखें तो -2 - 0 का होल स्क्वायर इज 4, 1 - 1 इज गॉन, 2 - 0 इज 4, तो दिस इज √8, दिस इज कमिंग √8। तो दिस इज नॉट कोलिनियर। At least we know कि this is not collinear because AB is coming out to be something √3, AC is coming out to be something √3 and this is √8. तो obviously √8 is a bigger. तो every time what you need to do is कि sum of two sides should be greater than third side. तो जो छोटा या दो हो ना उनको आप बड़े से चेक करने की कोशिश करो कि क्या वो सच में उससे बड़े हैं कि नहीं। ठीक है, अगर ऐसा होता है दोस्तों तो फिर आपको पूरी साइडें नहीं चेक करनी कि ये सच में ट्रायंगल बना भी रहा है कि नहीं, कि एक गेम खेल रहा है अपने साथ, तो ये आपको चेक करना है। तो ये 2√3 है दोस्तों और 8 मतलब होता है 2√2, 2√2 ही तो होता है। तो ये तो है ही बड़ा भाई, देख लो आप, क्योंकि 2√3 इज ग्रेटर दैन 2√2, ऑब्वियसली 2 कैंसिल कर दो तो √3 इज ग्रेटर दैन √2, तो दैट्स ट्रू। इसका मतलब इट इज़ फॉर्मिंग अ ट्रायंगल। पहले तो हम लोगों ने ये कंफर्म कर लिया कि इट इज़ फॉर्मिंग अ ट्रायंगल दोस्तों, इट इज़ फॉर्मिंग अ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल है तो ये साइड्स हैं दोस्तों, अगर ये साइड्स हैं तो दो साइड्स आपकी इक्वल हैं, तो इसका मतलब इट इज़ बोल दो आज सर माना नहीं है, आज बोल ही देना बच्चों। ये दोनों अगर सेम है तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब इसमें देखिए राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है ये। अब हमको देखना है क्योंकि पाइथागोरस नहीं लग रहा है, तो अब हम कैसे चेक करें कि ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है कि ऑब्ट्यूज। तो जो सबसे बड़ी साइड है बच्चों, जैसे बी सी यहाँ पर सबसे बड़ी साइड है, तो मैं ट्रायंगल बना ही देता हूँ आज। ए बी और कौन है ए सी, तो ये भी √3 है, ये भी √3 है और ये √8 है। तो देखिए जो अपोजिट वाली साइड है ना उसके अपोजिट एंगल से पता चल जाएगा। जो सबसे बड़ी साइड है उसके अपोजिट वाला एंगल निकाल लीजिए, तो ऑब्ट्यूज तो एक ही एंगल आएगा ना, तो आपको दुनिया भर के एंगल निकालने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू ओनली फाइंड आउट फॉर दिस कि √8 ए के अपोजिट वाला। तो जब आप इसको लिखोगे तो क्या आएगा, cos A इज़ इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, है ना, ये सब पढ़ ही चुके हो यार आप लोग, नहीं पढ़ रहे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ए बी इंटू ए सी, ट्वाइस ऑफ ए बी इंटू ए सी। ठीक है, तो बस आ जाइए दोस्तों। तो कॉस ए की वैल्यू देखने, तो ए बी आई थिंक √3 का 3 हो गया, वो भी 3 का 3 हो गया, वो 8 हो गया दोस्तों। और इधर आपके पास 2 × 3 √3 × √3, तो 3 6 हो गया। तो 6 - 8 - 2/6 तो इज इक्वल टू -1/3। ऐसा क्या, तो अगर कॉस ए निगेटिव आ गया बच्चों तो ए क्या हुआ, क्योंकि कॉस ए निगेटिव आने का मतलब कि 90 से बड़ा होगा। a is greater than 90, obviously you are in second quadrant, and if a is greater than 90 तो we can say it is obtused angled isosceles triangle. It is obtuse angled isosceles triangle. बोलो, it is obtuse angled, it is obtuse angled isosceles triangle. It is obtuse angled isosceles triangle. ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, कर लिया ये क्वेश्चन आपने, समझ गए, तो कल डालोगे सब आरडी वारडी क्वेश्चन आप पकड़ पकड़ के। इफ़ वन वर्टेक्स ऑफ क्यूबॉइड इज, नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चों। इफ़ वन वर्टेक्स ऑफ क्यूबॉइड, इफ़ वन वर्टेक्स ऑफ क्यूबॉइड इज
1,2,3, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एंड edges from it are along plus x comma minus y comma plus z axis, ठीक है। r of length 2, 3 and 2 units रिस्पेक्टिवली। तो समझने की कोशिश करिए रिस्पेक्टिवली। फाइंड रिमेनिंग वर्टिसेस, यू हैव टू फाइंड द रिमेनिंग वर्टिसेस। आपको क्या पता करना है? रिमेनिंग वर्टिसेस पता करना है। यू हैव टू फाइंड द रिमेनिंग वर्टिसेस। तो एक वर्टेक्स ऑफ क्यूबॉइड अगर 1, 2, 3 है और एजेस उससे जो निकल के आ रही हैं वो प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड एक्सिस है और उनकी जो लेंथ है दैट इज 2, 3 एंड प्लस 2 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली, देन यू हैव टू फाइंड द रिमेनिंग वर्टिसेस। तो आपको रिमेनिंग वर्टिसेस फाइंड आउट करनी होगी। बोलिए, आपको क्या फाइंड आउट करनी होगी? रिमेनिंग वर्टिसेस फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि ये कौन वाला पोर्शन है ना, क्योंकि आप पहले क्या करो, एक क्यूबॉइड बना लो दोस्तों, फिर ही आगे खेल हो पाएगा। ठीक है। अब आप देखिएगा कि ये वाला कौन सा है, 1 वर्टेक्स ऑफ क्यूबॉइड एंड एजेस ऑफ इट आर अलोंग प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड। तो ये कौन सा पॉइंट है जहाँ से आप प्लस एक्स की तरफ जाते हैं, माइनस वाई की तरफ जाते हैं और प्लस जेड की तरफ जाते हैं? तो ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट है। देखिए यहाँ से आप x की तरफ जा रहे हैं तो मैं वाइट से कर देता हूँ, ये प्लस x है, दिस इज प्लस x एक्सिस प्लस x, ठीक है। माइनस वाई मतलब नीचे जाइए आप, तो ये आपका नीचे गया माइनस वाई डैश, और प्लस जेड मतलब सामने की तरफ ऐसे ये। तो ये पॉइंट वो है जहाँ पर आपको प्लस एक्स प्लस जेड और वाई दिया गया है, ठीक है। ऐसा हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये पॉइंट जो है दैट इज़ 1, 2, 3 है। ये वाला पॉइंट 1, 2, 3 है। अब ये कह रहे हैं कि जो x की तरफ वाली जो लेंथ है वो 2 है, यानी कि ये लेंथ 2 है। तो ये 2 है तो ये भी 2 है, तो आप समझिए ये 2, ये 2, ये 2, ये 2 है ना। और जो y वाला है वो 3 है, ये 3 है भाई साहब, और ये जो z वाला है ये 2 है, तो ये 2 है। अब आप देखिए कि ये 1 है तो 1 में 2 आप जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो x में 2 पॉइंट आपने जोड़ दिया तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि ये x के लॉन्ग है ना, बाकी y और z इस एक्सिस पे चेंज नहीं होगा। तो ये अगला कोऑर्डिनेट आपका जो ये वाला कोऑर्डिनेट है वो 3, 2, 3 है। आप z की तरफ बढ़ेंगे, जब आप z की तरफ जब बढ़ेंगे तो देखिएगा क्या होगा दोस्तों। जब आप z की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखिए कि z में चेंज आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1, 2, 5। अब आप इधर की तरफ जब बढ़ेंगे तो प्लस x की तरफ आप बढ़ रहे हैं, देखिए आप प्लस x की तरफ बढ़े, आपकी ऊंचाई नहीं बढ़ रही है, आप और आगे नहीं आ रहे, तो आपके y और z फिक्स हैं, लेकिन x आपका 2 यूनिट से बढ़ेगा। तो इसके कोऑर्डिनेट है 3, 2, 5। बोल दीजिए आज। तो इस प्लेन पे रहने वाले सभी पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं, ठीक है, इस प्लेन पे। अब जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो भी ये 3 फिक्स रहेगा दोस्तों। तो जब इधर जाएंगे तो इसके भी x कोऑर्डिनेट आपके फिक्स रहेंगे 1 और 1,
लेकिन y मतलब आप नीचे आ चुके हैं तो 3 यूनिट से आपका y घट गया है, यानी कि 2 जो रहता था वो -1 है। यहाँ पर भी एक नीचे गए हो तो -1 है, यहाँ पर भी नीचे आए हो तो -1 है, यहाँ पे भी नीचे आए हो तो -1 है। ठीक है, तो ये y हो गया। अब z देखेंगे हम लोग। अब आप यहीं पर हो तो आपका z तो इतना ही होगा, 5 होगा यहाँ पर। यहाँ पर भी आप जितना आगे उतने ही आगे होती है, 5 है। यहाँ पे जो z है वही z रहेगा 3, और यहाँ पर आपका जो है 1 -1, 3। ठीक है, क्योंकि 2 आगे जाओ तो 5 होता है, जहाँ आते वहीं। तो सारे पॉइंट्स आ चुके हैं, कोई रह गया क्या? 8 पॉइंट आ गए आपके। 1 2 3 3 2 3 3 -3 2 5 है ना, ये निकाल लिए। अब समझ गए कि नहीं? ये भी काफ़ी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि अब आप कुछ भी गड़बड़ करने की स्थिति में नहीं हो। ठीक है, सीख गए हो तो क्यों गड़बड़ करोगे भाई। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो अभी हम लोग एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन लिखा करते तो दोस्तों वो समय था। आज हम लोग लिखने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई का जो प्लेन है ना, उससे आपका पैरेलल इक्वेशन लिखनी है। तो देखिए आप, एक्स वाई प्लेन है तो वहाँ पर क्या जीरो होता था? एक्स वाई प्लेन पे जेड जीरो होता था। वेरी गुड। तो जब आप एक्स वाई प्लेन के पैरेलल जाओगे तो जेड की वैल्यू, अगर आप एक्स वाई प्लेन के ऊपर गए, जैसे मान लीजिए जैसे ये एक्स वाई प्लेन है, बेसिकली दिस इज एक्स वाई, तो आप यूँ आए इधर, है ना, इधर सामने की तरफ आए तो जेड इज इक्वल टू समथिंग पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर ये एक्स वाई प्लेन है, लेट अस टेक दिस कि दिस इज एक्स वाई प्लेन, है ना, ये एक्स वाई प्लेन है, तो इधर की तरफ गए तो वो, लेकिन आपके लिए आपकी तरफ है। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से सोचिए कि मुझसे दूर जा रहा है तो जेड इज इक्वल टू समथिंग, जेड इज इक्वल टू -2, जेड इज इक्वल टू -3, जेड इज इक्वल टू -4। जितना दूर जाएंगे हम उधर उतना माइनस होता जाएगा। लेकिन इधर की तरफ मेरे करीब आ रहा है, अगर मेरे करीब आ रहा है जैसे एक्स वाई प्लेन में करीब आ रहा है, तो ये 1 2 3 ऐसे प्लस की तरफ हो जाएगा। तो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन विल बी समथिंग जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दोस्तों z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू k वगैरह हो जाएगा यहाँ पर। तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन विल बी z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू k, और इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू yz प्लेन, that is x is equal to constant is equal to सम k मान लो लैम्डा। इसी तरीके से आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन अगर मुझे लिखना होगा तो दैट विल बी व्हाट, अब एक्स जेड है तो y, तो y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, मतलब सम कांस्टेंट गाइस, सम कांस्टेंट। क्लियर है? बोल दो आज। तो y इज इक्वल टू t इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो z इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू k, x इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू लैम्डा। अब देखिए, अगर मैं बोलता हूँ कि इक्वेशन ऑफ प्लेन एक्स वाई प्लेन, तो z 0 होता, लेकिन जैसे पैरेलल बोला ना तो सम वैल्यू विल कम। तो इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि जो आप पहले से जानते हो। तो अगर मान लीजिए कोई कहता मुझसे कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन लिखो, तो मैं क्या लिखता, y इज इक्वल टू 0। लेकिन मुझसे कोई कहता कि एक्स एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन लिखो गाइस, तो फिर y बराबर 1, ऐसे ऊपर जा रहा हो तो y बराबर 1, y बराबर 2, y बराबर 3, ऐसे ही तो होता। लेकिन वो 2 डायमेंशन था गाइस। लेकिन अब y बराबर 3 होने का मतलब है कि प्लेन लिखूं तो ये प्लेन है, तो ये एक्स जेड के पैरेलल है, और एक्स जेड के पैरेलल 3 यूनिट ऊपर है, इसलिए y इज इक्वल टू 3 है। तो समझ गए होगे, कहानी में कोई बहुत बड़ा मोड़ नहीं है कि आप ना समझ पाए। इंटेलिजेंट लोग इतना बहुत जल्दी समझ जाते हैं सब। तो
तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन जेड इज इक्वल टू सर्टेन कांस्टेंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू वाई जेड प्लेन एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जिनको नहीं आता है ना उनको यही नहीं आता, यही छोटी छोटी बातें नहीं आती गाइस, और जिसको आता है तो फिर उसको तो आता ही। तो सेक्शन फार्मूला तो ऑलरेडी कितने बार पढ़ चुके हो ना, वेक्टर में पढ़े, कोऑर्डिनेट में पढ़े और साथ में कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़े हो। तो अब हम लोग सेक्शन फार्मूला की तरफ जा रहे हैं। अब हम लोग किधर जा रहे हैं दोस्तों? सेक्शन फार्मूला। हम लोग किधर जा रहे हैं? सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला की बात अगर हम लोग करें तो ध्यान से देखिएगा, सेक्शन फार्मूला की बात अगर हम लोग करें ध्यान से तो ए पी बी क्यू, तो ए बी हमारे मेन पॉइंट है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, बी हमारा कोई पॉइंट है, मान लीजिए इसको मैं x1 कॉमा y1, हाँ x1 कॉमा y1 कॉमा z1 ए है, और बी पॉइंट हमने ले लिया x2 कॉमा y2 कॉमा z2, ठीक है। अब मान लीजिए पी पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो m=1 है, तो p को आप क्या लिखेंगे? अब मैं यहाँ पे बोलूँ कि इसका मीनिंग क्या है, AP बाई BP इज इक्वल टू m। तो p का कोऑर्डिनेट विल बी, दुनिया जानती है p का कोऑर्डिनेट विल बी, मैं लिख दूँ mx2 m टाइम्स x2 प्लस x1 अपॉन m बाई n करो यार, m=1 क्यों कर रहे हो, m=n करो, ठीक है। तो m=n, तो mx2 प्लस n टाइम्स x1 अपॉन m प्लस n। इसी तरीके से आप लिखिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, mx2 y2 z2 प्लस n टाइम्स z1 अपॉन m प्लस n। तो ये आपके p के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब q के कोऑर्डिनेट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए q से a की दूरी जो है m, उस समय क्या होगा, इस q से a की दूरी mn ही क्यों ले, कुछ और ले लो, जरूरी है mn ही लो। तो q से a की दूरी l, रेशियो के बारे में बात हो रही है, और q से b की दूरी मान लीजिए k। तो जब अब आप कोऑर्डिनेट लगाएंगे, जैसे इससे इसकी दूरी है तो आप l को मल्टीप्लाई करेंगे b से, दूरी क्योंकि a से l है तो आप अपोजिट वाले को लेते हैं, तो यानी कि l वाली चीज़ को आप b के कोऑर्डिनेट, जैसे देखिए ना p से a की दूरी m है, लेकिन मल्टीप्लाई p किससे हुआ है, x2 से हुआ है, m हैज़ मल्टीप्लाइड विद x2, मान रहे हो कि नहीं बात। तो इसी तरह q के कोऑर्डिनेट्स अगर हम लोग लें और l बाई k मान लीजिए, लेट अस टेक दैट कि AQ बाई BQ अगर हम लोग लिखते हैं AQ बाई BQ, सो दैट इज L बाई K। ठीक है, तो Q कोऑर्डिनेट्स अगर हम लोग जो है यहाँ पर लिखते हैं, सो दैट इज नथिंग गाइज L टाइम्स, बोलिए L टाइम्स x2 प्लस m टाइम्स x1 अपॉन l k था, तो k टाइम्स x1 अपॉन l प्लस k। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, l/2 प्लस k टाइम्स y1 अपॉन l प्लस k। तो सेम फंडा z में, तो कुछ नहीं, आपने क्या देखा कि एक z और बढ़ गया, और क्या है, कर तो चुके ही हो ये सब आप, 2D में कर लिए, 3D में भी देखिए कर लिए। 3D में क्या हो रहा है, बस एक z बाहर आ जा रहा है, तो अब प्लस नहीं होगा, प्लस नहीं होगा दोस्तों, क्या था ये, एक्सटर्नल डिवीज़न था, तो यहाँ माइनस करिए, एक्सटर्नल डिवीज़न था तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा, प्लस लगा दिए थे आप भी, कमाल, ठीक है, माइनस। तो Lx2 माइनस के x1 अपॉन L माइनस के, L/2 माइनस के टाइम्स y1 अपॉन L माइनस के, Lz2 माइनस के टाइम्स z1 अपॉन L माइनस के। तो ये आपका माइनस आएगा इन केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीज़न,
माइनस आएगा इन केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीज़न। अब देखिए P एंड Q हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो P और Q पॉइंट्स होते हैं, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। और अगर मान लीजिए ये भी आपका M/N हो, AQ, जैसे अभी तुम्हें समझाने के लिए भाई दोनों अलग हैं, लेकिन मान लीजिए ये भी तो रेशियो M/N हो जाए, अगर ये भी M हो जाए और ये भी N हो जाए, ऐसा ये वाली चीज़, तो फिर यहाँ पे M कर लोगे, आप यहाँ N कर लोगे, ठीक है। LK से समझ गया ना, अब MN ही हो जाए, क्योंकि मैं एक और पॉइंट बताने वाला हूँ, जब सेम रहता तो क्या होता है, तो इसलिए मैं M और N ही कर दे रहा हूँ इसको। तो फिर मैं PQ के बीच में एक रिलेशन निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो LK कुछ भी हो सकता है भाई रेशियो, तो लेकिन सेम ही रेशियो में, मतलब अगर ये है तो PQ समझिएगा, PQ इम्पॉर्टेंट, P एंड Q आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स। हार्मोनिक सीरीज पढ़ी है ना आपने, AP का रेसिप्रोकल, तो P एंड Q आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट विद रिस्पेक्ट टू A एंड B, विद रिस्पेक्ट टू AB, ठीक है। तो P एंड Q आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स विद रिस्पेक्ट टू AB। व्हाट डज दैट मीन्स? व्हाट दैट मीन्स कि आप पॉइंट्स आपके कैसे हैं, देखिए पहले पॉइंट्स देख लीजिए, A है, फिर P है, फिर B है, फिर Q है, ठीक है, ऐसे हैं। तो AP देखिए, पहले लीजिए AP, फिर लिखिए AB, फिर लिखिए AQ, R in HP। इसका मतलब ये है A से P लें, A से B लें, A से Q लें, R in HP। दैट मीन्स कि जो बीच वाला है दैट इज हार्मोनिक मीन, so that can be written as 2 times AP into AQ upon AP plus AQ। तो AB is equal to twice of AP into AQ upon AP plus AQ, ठीक है। so they are harmonic conjugate। अब जरूरी नहीं कि Q जो है आपका राइट साइड पे ही हो, Q can be towards A also। मतलब बता रहा हूँ, क्यों परेशान हो रहे। तो A P B और Q मान लीजिए इधर है, जो एक्सटर्नल डिवीजन वाला पॉइंट है Q, दैट इज टूवर्ड्स दिस साइड। तो फिर कैसे हार्मोनिक कॉन्जुगेट वाला फंडा आएगा, तो फिर हम लोग बोलेंगे BP BA एंड BQ आर इन HP, और बीचवा भैया BA इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BP इंटू BQ अपॉन BP प्लस BQ। बोलो, आ रही बात समझ में? तो कर लोगे हार्मोनिक कॉन्जुगेट। अच्छा, सेंट्रॉयड विंट्रॉयड समझते ही हो आप लोग, तो जैसे सेंट्रॉयड विंट्रॉयड वहाँ लिखते थे भाई, जहाँ पर मीडियन मिले उसको क्या कहते हैं, सेंट्रॉयड। ये तो नहीं बताने की ज़रूरत है। इस समय इस चौराहे पे खड़े होकर जहाँ से आपके कोर्स अंतिम सांसें ले रहा है, वहाँ पे कहीं सेंट्रॉयड में तो नहीं कोई दिक्कत है आपके जीवन में, तो उसको आप तुरंत सही कर लें अगर ऐसी दिक्कतें हैं छोटी मोटी। तो अब ABC है, जैसे दोस्तों A का कोऑर्डिनेट मान लिया मैंने x1, y1, z1, B के कोऑर्डिनेट्स मान लिया हमने x2, y2, z2, और C के कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x3, y3, g3। तो जीवन में हम लोग इसे G बोला करते थे, जहाँ पे मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं उसको क्या बोलते थे, G। तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात है। मान लीजिए कि 2 डायमेंशन में ये हमारा ट्राइंगल बना होता, तो G के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखते हैं, अब x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। अब कुछ नहीं, अब Z का कोऑर्डिनेट आ गया तो z1 प्लस z2 प्लस z3,
एंड जो सेंट्रॉयड इट इज़ जो है क्या कहते हैं हम लोग, इट इज़ एन इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। तो जी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x1 प्लस x2 प्लस x3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 एंड z1 प्लस z2 प्लस z3/3। ठीक है, तो ये सेंट्रॉयड है। ठीक है, कंकरेंसी ऑफ मीडियन, कंकरेंसी, कंकरेंट पॉइंट ऑफ मीडियन इज नोन एज सेंट्रॉयड। ठीक है, ये लेंथ ए हो जाती है, बी के अपोजिट वाले को स्मॉल बी कहते हैं और सी के अपोजिट वाले को स्मॉल सी कहते हैं। ठीक है, अब जब हम लोग आते हैं भाई लोग इन सेंटर पे, किस पे आते हैं हम लोग, इन सेंटर पे, इन सेंटर पे आ रहे हैं हम लोग। जब हम लोग आ रहे हैं इन सेंटर पे, ध्यान दीजिएगा इन सेंटर अपने को क्या देता है, तो इन सेंटर, तो एंगल बाइसेक्टर से इन सेंटर बनता भाई। ठीक है, तो ये जो इन सेंटर में इन सर्कल बनता है उसके रेडियस को स्मॉल आर से कहते हैं हम लोग। एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाई सेमी पेरीमीटर ऐसे निकाला जाता है, ये पढ़ते हैं हम लोग सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में। ठीक है, आर इज इक्वल टू डेल्टा डिवाइडेड बाई एस। और इन सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं दोस्तों, कोई नए कोऑर्डिनेट्स नहीं आएंगे। ax1 प्लस bx2, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3, वो ए बी मैं बता ही दिया आपको, अपॉन a प्लस बी प्लस सी। तो सेम यू हैव टू अप्लाई फॉर ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। सेम फॉर z गाइज, az1 प्लस bz2 प्लस cz3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ठीक है, तो ये हमारे इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं दोस्तों। अब यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लग जाती है। तो ये बी है, ये सी है और ये ए है, तो ये एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर मान लीजिए आपका डी पे, तो ये एंगल बराबर थीटा थीटा है। तो ये जो हमारा ए डी, अगर हम रेशियो पता करना चाहें कि डी जो है बी सी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, अगर हम ये पता करना चाहें तो हम जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, सी इज टू बी, बी डी इज टू डी सी, सी इज टू बी, बी डी डिवाइड्स बी सी, ए डी डिवाइड्स बी सी, डिवाइड्स बी सी in ratio of C is to B। तो AD divides BC in ratio of C is to B। ठीक है, और इन सेंटर यहाँ आएगा, जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर्स आपके मिलेंगे वहाँ कहीं इन सेंटर आएगा I। तो AI is to ID क्या है, तो AI is to ID क्या है, तो I divides AD in the ratio, तो ये सब पता रहना चाहिए आपको। आई डिवाइड्स ए डी इन द रेशियो, ऐड कर दो, ऐड इन वालों को ऐड कर दो, इन रेशियो सी प्लस बी, मतलब ये दोनों को ऐड करके इज टू ए, सी प्लस बी इज टू ए। तो डन है, तो डन है भाई, डन बोलो। अब मान लो कोई इंसान है ऐसे जो भूल गए हों, तो एक बड़े से ट्रायंगल में सब बातें हम बता देते हैं आपको। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो जो ये हमारा होता है क्या कहते हैं, जो इसको आधे में डिवाइड करता है ना, उसको बोलते हैं मीडियन। ए एम इज मीडियन, मीडियन।
ठीक है, ये और ये बराबर होता है उसके लिए। तो उसमें क्या होता है कि इसको मीडियन कहते हो, जहाँ मीडियन मिलते हैं उसका नाम होता है भैया सेंट्रॉयड, भूल गए हो तो। ठीक है, फिर एंगल बाइसेक्टर आपके मिलते हैं, जैसे ए से ये एंगल बाइसेक्टर बाई चांस, ठीक है, तो ये पी है, तो ये एंगल बाइसेक्टर, ये थीटा हम लोगों ने बोल दिया, ये भी हम लोगों ने बोल दिया कि भाई ये भी तुम्हारा थीटा ही है। और वाइड से कर देना ज़बरदस्त हो जाएगा कि ये नहीं, कन्फ्यूज़न ही नहीं रहेगा, ये रहा थीटा और ये रहा थीटा। तो एंगल बाइसेक्टर अभी बता ही रहे थे, इन सेंटर बनता है इससे। एंगल बाइसेक्टर से क्या बनता है दोस्तों? इन सेंटर, इन सेंटर, ठीक है। फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लो यहाँ से डाल दिया हम लोगों ने, तो वो वर्टेक्स वर्टेक्स से नहीं होता है, तो भाई जाएगा तो यहीं से, जहाँ से मीडियन वाला मतलब एम वाला पॉइंट है वहीं से जाएगा। तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस पे पड़ता है सरकम सेंटर, इस पे पड़ता है सरकम सेंटर। फिर इस पे गिराते हैं हम लोग एल्टीट्यूड, ठीक है, के कोई एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड पे क्या मिलता है दोस्तों? ऑर्थो सेंटर। तो थोड़ा बहुत रिवाइज हो गया होगा, जो महान बच्चे जो भूल ही जाते हैं हर चीज़, क्योंकि कॉपी खोलना पाप है उनके लिए दोबारा से, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम अपनी कोशिश करते रहेंगे, बताते रहेंगे, देखिए आप अपनी कोशिशों से कहाँ तक पहुँचते हैं ना। तो चलिए बच्चों, बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, ये आप मंत्र याद रखें। और जो नहीं मेहनत करेगा वो जो जहाँ है वहीं सड़ता रहेगा। तो डोंट बी लाइक दैट, ठीक है। तो इसलिए मेहनत करें, आगे बढ़ें। बाय बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे।